नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोमालियाई डाकू हैं उनके चंगुल से पिछले दिनों भारतीय नेवी ने अदन की खाड़ी में करीब 19 पाकिस्तानी जो नाविक थे उनको बचा लिया। और इसके अलावा भारत की जो नौसेना है उसने ईरान के भी नौसैनिकों की ईरान के भी जो नाविक थी उनको भी रेस्क्यू किया था। एक तो आज ये विषय है मेरे पास जिस पर मैं चर्चा करूंगा, दूसरा है पाकिस्तान में होने वाले चुनाव। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जाने माने एक्सपर्ट और लॉयर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी। और बहुत बिजी रहते हैं, आज मिश्रा जी ने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर सर। सर ये बताएं कि जो मैंने जिस खबर का पहले आपसे जिक्र किया, जैसे आप पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर जाते रहते हैं, मैं वॉच भी करता हूं काफी हद तक, तो खैर उसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन जिस प्रकार भारतीय नौसेना ने इन इन लोगों को रेस्क्यू किया, पाकिस्तानी नागरिकों को समंदर से, उसको लेकर कई ऐसी बातें की जा रही हैं जैसे कि भारत अब अपनी सरहद से बाहर निकलकर बैटिंग कर रहा है, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। जो काम कभी पहले अमेरिका किया करता था वो अब भारत कर रहा है। जाहिर है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत एग्रेसिव है इस समय। जयशंकर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जब भारत ऐसा करता है, हमारी जो नौसैनिक है या हमारी नौसेना है, जब वो इस प्रकार समंदर में किसी की प्राण रक्षा करती है, तो क्या ये चीजें जो सुपर पावर है, अमेरिका है या जो वेस्टर्न कंट्री है, उनको तो ये हजम नहीं होती? क्या आपको लगता है कि भारत अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर कुछ अटेम्प्ट कर रहा है? हाँ नहीं, वो बिल्कुल अपनी सीमा रेखा से बाहर जाके तो वो कर ही रहा है ना, बिकॉज कि 12 नॉटिकल माइल के बाद तो आपका जो है टेरिटोरियल जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है सी के अंतर में। उसके और थोड़ा सा 12 नॉटिकल माइल तक आपके पास से कुछ राइट्स रहते हैं, इकोनॉमिक राइट्स रहते हैं टू एक्सप्लॉइट द मिनरल्स अंडरनीथ द सी बेड। उसके बाद तो सब हाई सी हो जाता है। तो वो तो बिल्कुल सही है कि अगर आप वहां ऑपरेट कर रहे हैं जो आपके 12 नॉटिकल माइल्स के दायरे के बाहर है, और आप सॉवरेन एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्सकेवेशन या इकोनॉमिक राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के काम तो कर ही रहे हैं। बट वर्ल्ड की मजबूरी है, बिकॉज अब वो क्षमता नहीं रहेगी अमेरिका की कि वो यहाँ आकर के और हर जगह पे वो पुलिस ऑफिसर बन के अपना थाना खोल सकें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो समझ जा चुका है, it's no more feasible, it's no more possible, the dynamics of the international relations have changed considerably. तो अब उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है कि, या उनकी जो समझ है उनके यहाँ के लोगों की, अपने आप को इस जिम्मेदारी दी है कि भाई एक समय आ गया है कि इट्स टाइम टू पास द बैटन। और इंडिया को जो है वो, चूंकि इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज है, उनके हिसाब से वो इंडिया के बढ़ते हुए कद को देखना चाहते हैं। हालांकि ये बात तो अभी भी तय है कि वेस्टर्न जो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये तो वेस्टर्न पिवट पे ही है ना अभी भी। तो इंडिया का रोल वो चाहते हैं और इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मुझे याद है मालदीव में, मतलब मैं तो बहुत बच्चा था बट मैंने पढ़ा था कि जब मालदीव में इंडियन फोर्सेस गई थी वहां पे कू को रोकने के लिए, तो बहुत हो हल्ला मचा था उस समय के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। द सिमिलर एक्ट वाज डन कि मालदीव में जा करके, और उन्होंने जो डिस्ट्रेस कॉल थी मालदीव की वहां कू अटेम्प्ट को रोकने की, उसको रिस्पॉन्ड किया था। आज उसका उल्टा है। इवन एंथनी ब्लिंकन साहब ने जब यमन पे अटैक किया तो उन्होंने कॉल किया बकायदा उनको, क्या नाम है, अपने काउंटर पार्ट जयशंकर साहब को। तो वो ऐसा नहीं है कि ये दुनिया के विश के अगेंस्ट में इंडिया जा रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी दुनिया चाहती है कि अब इंडिया आए और अपना जो उसका वेट है, जो साइज है, भाई दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरियल कंट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से कंट्री है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक के हिसाब से कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है 6ठी या 7वीं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो आप दुनिया के हर टॉप 5 लिस्ट में तो हो, बट आप अपना जो रोल है अगर नहीं प्ले करोगे, जो गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर है, तो आप अंडर प्लेयर तो कहे जाओगे ना, तो या अंडर अचीवर ही कह लो। तो टाइम हैज कम कि इंडिया शुड प्ले इट्स साइज, इंडिया शुड असर्ट इटसेल्फ, इंडिया शुड फ्लेक्स इट्स मसल
और गया जमाना कि हम टिमिड होकर के रहते थे कि आप ये मत बोलो तो अरब अपना तेल नहीं देंगे, ये मत करो तो ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। इंडिया इज कमिंग आउट ऑफ दैट योक, और उसको सबसे अच्छा रिप्रेजेंट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने बहुत अच्छा सिलेक्शन करके, और वो तो पैराशूट करके लाए हैं जयशंकर साहब को, कुछ देख करके ही हाँ लेके आए। इसीलिए कहते हैं अगर ताकतवर प्रधानमंत्री हो तो अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो बोथ ऑफ देम आर वंडरफुल जॉब। जी जी जी, नहीं आपने ठीक कहा। इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों में देखता हूं तो एक पाकिस्तान के एक्सपर्ट है, यहां नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, वो अपने आप को जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं, लेकिन मैं दोहरापन देखता हूं क्या कि जब वो पाकिस्तान के चैनलों पर बैठते हैं तब तो वो एकदम उनको कोई साजिश दिखती है इंडिया की इसमें, और जब वो भारत में, क्योंकि भारत में भी उनको देखा जाता है, तो वो यहां थोड़ा सॉफ्ट उसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं ताकि भारतीयों को बुरा ना लगे। एक तो ये है, वो ये कहते रहे, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया कर रहा है दरअसल ये एक ऐसा कुछ नहीं था। अगर जिनको रेस्क्यू किया गया भारतीय नौसेना द्वारा, उनके फोटो कहां हैं, उनके फोटोग्राफ्स तो दिखाएं, उनकी तस्वीरें कहां हैं। तो मैं उनसे यह सवाल पूछना चाह रहा था, अगर मेरा बस चलता, तो भाई एक बात बताइए, ईरान के लोग भी तो हमने छुड़ाए, उन्होंने क्या हमसे फोटोग्राफ मांगे? तो क्या आपको हर बात में साजिश नजर आती है? पाकिस्तान इतना एहसान फरामोश कैसे है सर? पाकिस्तान एहसान फरामोश कैसे? जो देश एहसान फरामोशी करके बना है, अपनी संस्कार को भूल जाए, अपनी जड़ों को कुरेदने पे लग जाए, अपने कल्चर को भूल जाए, तो झूठ ही उसका सहारा है ना। पाकिस्तान और झूठ गोज हैंड इन हैंड। मैं तो हेड्स ऑफ करता हूं उन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रह के सच कबूलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी सोसाइटी में 100% लोग एक मानसिकता के नहीं हो सकते। तो जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी है वो तो ऐसा झूठ बोलते हैं। अब कोई ये ढूंढ लेता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में वो बुद्धों की, वो जो यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं बुद्ध मंदिर आ रहा है, बुद्ध हिंदुओं ने बुद्धों के मंदिर तोड़े, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सिवाय पाकिस्तानियों के और कुछ और अन्य लोगों के जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो द कंट्री इज बेसिकली सर्वाइविंग ऑन लाइज। आप उसको सच का दोष देंगे द कंट्री विल कोलैप्स। तो वो झूठ बोलना, अब भाई वो इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है वो उसको पहचान ही नहीं सकते, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इंडियंस ने पाकिस्तानियों को बचाया। चलो यहाँ वाला नहीं मानोगे, जब तुम यूक्रेन में आ रहे थे, जब वॉर हो रहा था, कितने यूक्रेन से बच्चे आए, उन्होंने भारत माता की जय और झंडे भारत के लेकर के वहां से वो समाउ दे कुड एस्केप, वो मोदी जी की देन थी। तो ये नहीं मानना, आपको अब फोटो चाहिए तो अब ये चाहिए, क्योंकि देखिए वो स्टेट, चूंकि बात उन एनालिस्ट की गलत नहीं है, वो झूठ पे पले हैं। हाँ। तो वो सच मानने को तैयार, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट अगर ये कुछ कह दिया कि ये स्टेट ने कहा है तो फिर वो आपको सच मानना है। अगर स्टेट ने लिख दिया कि त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी का नाम जो है वो त्रिवेणी प्रसाद पांडे नहीं, वो जनार्दन पांडे है, तो वही सच हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेट ने कह दिया। लोग यहाँ पे इस चीज को मानते हैं, स्टेट कभी झूठ नहीं बोलता इन सब चीजों में। और इंडियन आर्मी का, अगर इंडियन नेवी का बयान है कि उन्होंने 17 पाकिस्तानी नेशनल को बचाया, तो दैट्स एंड ऑफ द मैटर। अब उस पे हमारे यहाँ पे तो स्टेट का काम ये नहीं है कि वो फैक्ट्स को डिसीव करे या वो करे, कोई कोर्ट की प्रक्रिया तो चल नहीं रही थी। उन्होंने जी सर, उनके फॉरेन ऑफिस ने भी ये कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, वो डिनाइल के मोड में है। नहीं, जानकारी ना होना एक अलग चीज है, बट जानकारी होके ये कहना कि उनकी फोटो दिखाओ, उनकी ये, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसका मतलब जानकारी है बट यू आर डाउटिंग। अच्छा, दूसरी चीज वो इसको जोड़ के देख रहे हैं कि जैसे भारत, क्योंकि जयशंकर साहब जो है लगातार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो 2024 में इलेक्शन है इंडिया में इसी साल लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बिल्डिंग करने के लिए, ताकि मोदी साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, देखिए उन्होंने तो सबको मदद की, कोविड काल में भी उन्होंने सबको मदद की, अब देखिए वो रेस्क्यू भी कर रहे हैं, वो रेड सी में भी उनके 4 शिप खड़े हैं, वो दुनिया का दादा बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत में आने वाले चुनाव में इसका उनको एडवांटेज मिल पाए। क्या कहेंगे इस पर आप? ये मायोपिक व्यू है। मोदी ने 2014 का इलेक्शन तब जीता था जब मोदी को लोग कहते थे इनको तो कोई नॉर्थ इंडिया से बाहर जानता नहीं, गुजरात के बाहर जानता नहीं। तब वो 272 सीट लेके चले आए थे, 272 या 73 सीट जो भी था।
सो ये सब बातों का कोई वो नहीं है बोलना, ये है ना, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये वो वाली बातें हैं। दीज आर नीदर एनालिसिस नॉट दीज आर एनी सीरियस, जिसे कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स। मोदी साहब ने 2014 का इलेक्शन तब जीता जब वो एक चीफ मिनिस्टर थे, कोई नहीं जानता था उनको, और तब वो बहुमत लेकर के आए थे। आज मोदी साहब को क्या करना है, राम मंदिर बन गया, कश्मीर को बंद कर दिया, अब ये 17 पाकिस्तानी को बचा लिया, यूक्रेन में बचाया था, तब कौन सा इलेक्शन आया था यार? जब यूक्रेन से तुम्हारे बच्चों को लेकर के आए तब कौन सा इलेक्शन आया हुआ था? तो पॉलिटिक्स से ऊपर सोचने की इनकी क्षमता नहीं है, हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे। अरे भाई कुछ कल्चर होता है, कुछ अच्छी, इंडिया का काम है, इंडिया ने हमेशा लोगों को बताया है। जो राजा दाहिर थे उन्होंने तो जिसको मारने मीर कासिम, वो कासिम क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम आया, वो भी उन्होंने अरब के ही लोगों को वो दे रखी थी पनाह। आज ये सारे पाकिस्तान दाहिर को विलेन मानते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं, जस्ट बिकॉज ही वाज मुस्लिम। तो दीज आर नॉट पीपल ऑफ लैंड, इनको कुछ पता नहीं है। ये बेचारे किस लोग हैं, इनको सच का डोज नहीं चाहिए, ये झूठ पे सरवाइव करते हैं, इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाहिए टू सरवाइव। इनको मोहम्मद बिन कासिम में हीरो दिखेगा, राजा दाहिर में आप इसलिए सिर्फ विलेन दिखेगा क्योंकि वो हिंदू था। फैक्ट ऑफ द मैटर है, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। अब ज्ञान वापी पर वहां पर विलाप शुरू हो गया है, वो पूरा ही रहेगा। ज्ञान वापी पर सर उनका रोना धोना शुरू हो गया है। इससे पहले बाबरी मस्जिद के बारे में, मतलब मैं कहता हूं कि जो पढ़े लिखे, जो खुद को एक्सपर्ट कहते हैं, जो खुद को बड़े दानिश्वर कहते हैं, वो लोग टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था, मंदिर को गिराया गया, बाबर ने उसका ध्वंस किया और उसके बाद है ना बाबरी मस्जिद, सॉरी बाबरी मस्जिद वो तो छोड़िए, ज्ञानवापी की बात कर ले। ज्ञानवापी को 2 बार गिराया गया, 2 जगह है, अभिमुक्तेश्वर और एक बाबा विश्वनाथ, दोनों मंदिर को तोड़ा गया। पहला मंदिर रजिया सुल्तान ने तोड़ा था, रजिया सुल्तान ने तोड़ा, उसके बाद वहां पे राजा मान सिंह ने बनवाया, क्योंकि उसका रिलेशनशिप थोड़ा उससे, मगर मस्जिद की जगह नहीं, मस्जिद से बगल रख के राजा मान सिंह ने बनवाया जहांगीर के समय में। उसके बाद फिर से उसको तोड़वा दिया, क्या नाम है, उसको भी तोड़वाया, क्या नाम है, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने मथुरा के मंदिरों को तोड़वाया। जिसको नहीं विश्वास है, मासिर आलमगीरी का 13th ईयर ऑफ रीन, उसमें चैप्टर जो है वो उसके शासन के ईयर के हिसाब से कि 12वें साल में क्या क्या, 13वें साल में, तो जो 13वें साल के उसका क्रॉनिकल है शासन का, जाके पढ़ ले, उसके पहले ही पेज पे लिखा हुआ है कि जो केशव राव देव का मंदिर था मथुरा में इनफिडल्स का, उसको उसने तोड़वाया और मूर्तियों को ले जाकर के उसने आगरा की बेगम कोई मॉस्क है उसमें जाके सीढ़ियों पे दबवा दिया कि लोग मूर्तियों पे चढ़ के जाएं। तो देखिए पाकिस्तानियों का ये सब जो है ना, वो बुद्ध की मूर्ति और ये सब, ये झूठ झूठ और झूठ और झूठ। तो तुम झूठ बोल के कितना दिन सरवाइव करोगे? और कैरिकुलम में भी पढ़ाया जाता है। साल झूठ बोल के सरवाइव कर गए। झूठ जो है वो धरती का सीना फाड़ के बाहर आता है, चाहे तुम जो कर लो, और वो हो रहा है। बिल्कुल बन गया राम मंदिर, क्या उखाड़ पाए? अच्छा सर, अब जब बात अभी पाकिस्तान की हो रही है, तो मैं पाकिस्तान में इस साल जो हमारे यहाँ भी इलेक्शन है, उनके वहां भी है, तो इनके वहां 8 तारीख को है। तो 8 तारीख को वहां उनके वहां बेसिकली इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। तो वो जो सिलेक्शन है, उनसे बोलिए कि एक ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट, हाँ, वो एक सिलेक्शन सेलेक्टेड है पहले से। और ऐसा सुना गया है कि पाकिस्तान की जो खबरें मिल रही हैं कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पब्लिक है, जनता है वहां की, वो रिजल्ट क्योंकि पहले से ही जानती है। तो ऐसी खबरें आई हैं कि पब्लिक जो है बाहर निकलना ही नहीं चाहती, और जो कैंडिडेट वो भी क्योंकि रिजल्ट को जानते हैं, मतलब वहां कोई चुनाव को लेकर ऐसा उत्साह नहीं है। इमरान खान के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, उनसे वो प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको, वो अगर प्रचार करेंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है, कहा है कि अगर महिलाएं वोट देने जाएंगी तो ठीक नहीं हुआ, महिलाओं को वोट देने का हक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से यह खबर है। तो इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप, और क्या इसका आगे पाकिस्तान में यही चलता रहेगा? कोई डिक्टेटर आएगा, कभी कोई ये मतलब जाली किस्म की जो एक जमहूरियत है वहां, वो चलती रहेगी? जमहूरियत है ही नहीं वहां पे। जमहूरियत तो इलेक्शन को कहते हैं। वो जमहूरियत के थ्रू इस्लामियत लाना चाहते हैं। ये तो बेवकूफी वाली बात है। डायरेक्ट इस्लामियत लाओ। वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुरान लाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कुरान लाओ। बेवकूफी क्यों करना भाई? ना क्यों पकड़ दो, सीधा पकड़ लो ऐसे। अगर कुरान ही लाना है तो कुरान के शासन करो ना यार। इलेक्शन क्या करना, ताल ठोक दो तालिबान की तरह।
नहीं चाहिए इलेक्शन, ताल ठोक दो यूएई की तरह, सऊदी अरेबिया की तरह, जितने इस्लामिक कंट्रीज है, ये 20-22 इस्लामिक कंट्रीज है। एक तो चूरन बेच रखा है कि 57 इस्लामिक कंट्री है, इससे बड़ा साला झूठ ही नहीं है दुनिया में कोई। जब मैंने रिसर्च करने से हुआ, मैं भी सारी दुनिया में बड़े टीवी पे भी सुनता था, न्यूज पेपर भी पढ़ता था, जब मैंने रिसर्च करके पाया मेरी तो आंखें चुंदी आ गई। मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हो यार, 57 इस्लामिक कंट्री है ही नहीं 57। आई वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रेक दिस न्यूज की 57 नहीं है, तुम चैलेंज मुझसे आओ ताल ठोक लो। तो पॉइंट ये है कि झूठ के आधार पे अब आप क्या बोले इसको, क्यों करते हो इलेक्शन, क्या चाहिए इलेक्शन से भाई तुम्हें? तुम इलेक्शन करने के बाद तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे, क्रिश्चियन और मुसलमान एक हो जाएंगे, एवरी रिलीजन विल बिकम सेम फॉर यू। हमारे यहाँ के ये कुछ लेफ्टिस्ट है, ये दुनिया को चाहते हैं सब रिलीजन बराबर है, सब रिलीजन बराबर है। अरे तो भाई सब रिलीजन बराबर है तो ये पाकिस्तान वाले क्यों नहीं कह रहे सब रिलीजन बराबर है? और अगर सब रिलीजन बराबर है तो मंदिर बने या मस्जिद, उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो पॉइंट ये है कि अपनी ही बातों पे झूठ बोल के कुछ, देखिए इंडिया की समस्या इस्लाम है ही नहीं, लेफ्टिस्ट है। हाँ, क्योंकि एक मुसलमान एट द मोस्ट जो है वो पाकिस्तान को अगर मान ले तो वो सिर्फ वॉर कर सकता है। वो 2-3 बार आपको सब बातें बताएगा, आपको समझ में नहीं आएंगी, उसका अगला स्टेप है आपके ऊपर अटैक कर देना, फोर्स। उनको इंटेलेक्चुअल सेफगार्ड देने वाले ये कम्युनिस्ट है। वो थ्योरी गढ़ के लाएंगे, बुद्धों को मारा, ये मारा, वो मारा, वो। जी एक बात बताइए, मैं इंडिया की तरफ ही आता हूँ। चलिए, अब पाकिस्तान की बात हो गई है, ज्यादा मैं इस पर इंटरेस्ट भी नहीं लेता, पाकिस्तान में क्या होना है क्या नहीं होना है, वो तो एक थोड़ा सा था मुद्दा, नहीं, उस पर लेना थोड़ा बात चाहिए, करते हैं। पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वहां पे बदलाव आपको ऐसा दिखेगा आने वाले 10 साल में, अंदर से फटेगा वो, और जो फटने वाला है वो देखने योग्य होगा। जी सर, क्या होगा आप भी बताइए? केवल जो 5% जो पंजाबी है वही पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, क्या होगा? पंजाबी सड़कों पर निकलता नहीं है कभी, जो निकलते हैं उनको, उनका हश्र आप देख रहे हैं। क्या कोई, मुझे तो नहीं लगता जो लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे हुए जो पंजाबी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहां का आमिर है, अशराफिया जिसको आप कहते हैं, उनके वहां तो करप्शन के नोटों के भंडार है, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं। पूरा पाकिस्तान जो है पंजाबिस्तान है, वो पाकिस्तान है ही नहीं, और पंजाबी कभी लड़ता नहीं है। नहीं, वो पंजाबिस्तान भी करा ठीक नहीं हो, बेसिकली उन्होंने, पाकिस्तान एक कॉलोनी है इस्लाम की, ठीक है ना, उसने कई नेशनलिटीज को अपने अंदर ले रखा है, और वो उन नेशनलिटीज को दबा देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। लोगों को ये बात समझ में आ जाएगा जब उनको ये पता चलेगा कि उनका कॉलोनाइजर को, जो मैं कह रहा हूं, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि उनका कॉलोनाइजर कौन है। हाँ, जैसे ही उनको समझ में आ जाएगा उनका कॉलोनाइजर कौन है, खेल खत्म हो जाएगा। दैट्स इट। अब देखिए, बलोच कितने आए थे वहां पर, बैठे थे लाखों की संख्या में, वो रात भर भीगते रहे, उन पर पानी की बौछार करते रहे ठंडे इस सर्दी के दिनों में। मेहरान बलोच, जो अभी जो एक डॉक्टर मेहरान बलोच की, उसको वहां से उन्होंने, अब चले तो वो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं वहां अभी भी, जो आप देख ही रहे होंगे। 15 कितने 45 पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले उन्होंने मार दिए, फौजी मार दिए बल्कि। तो ये जो हो रहा है जो पाकिस्तान में सर, ये बलूचिस्तान तक सीमित है, ये पंजाब में तो नहीं होता, ये कहीं रावलपिंडी में तो नहीं होता। पंजाब में भी होता है, इमरान खान ने पंजाब में करा दिया। हाँ, तो वो हुआ, वो तो इमरान खान ने कराया। अब इमरान खान के जो वहां का, जो वहां के अधिकारी हैं या बड़ी अथॉरिटीज है, वो तो कहते हैं ये तो इमरान खान ने कराया, लेकिन बेसिकली वो आईएसआई का ही खेल था। वो जिन लोगों ने वहां पर जिन्ना के जो क्या कहते हैं, जिन्ना हाउस है या जो भी है, आईएसआई का दफ्तर है, जो तोड़फोड़ की, उसमें तो आईएसआई के लोग शामिल थे खुद। वो तो इमरान खान को डाउन करने के लिए किया गया सारा काम। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उसका रीजन ये है कि इमरान खान इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, और मैं जब विदेश में था, मेरे जितने पाकिस्तानी दोस्त थे उन सब ने 1 साल के अंदर मैंने उनको अपनी आर्मी को गाली देते हुए सुना है। वो मेरे, इवन कजाकिस्तान में मेरा जो मेरे साथ एक साथी पाकिस्तानी था, वो गाली देता था अपने आर्मी को। तो मैंने आर्मी के लोगों को, और वो लोग जो कोर आर्मी वाले थे, इमरान खान की वजह से उन्होंने आर्मी को गाली देना शुरू किया। ये तो मैंने देखा, मैं नहीं मानता कि वो ऑर्केस्ट्रेटेड था। वो पंजाब की जनता आई थी स्ट्रीट पे, उन्होंने इनके हाथ पांव ढीले कर दिए, तभी इनको पीटीआई को पूरा बैन करना पड़ा और इमरान खान को, वरना ये पीटीआई को हल्के में ले रहे थे। इमरान खान ने आर्मी के अगेंस्ट में लोगों के दिमाग में वो भर दी, और आज के डेट में आर्मी को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, इवन कॉमन आदमी। तो एक हर चीज का एक टाइम होता है ना भाई। मुगल भी तो 200 साल में खत्म हो गए यार, तुम्हारा भी 70-80 साल से चल रहे हो, 10-15 साल का खेम और है।
मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूं, अंदर से विस्फोट होगा, बहुत जबरदस्त विस्फोट होगा। उस विस्फोट का इंतजार कीजिए। वो विस्फोट होगा जब ये लोग समझ जाएंगे कि हम कॉलोनी है और हमको किसने कॉलोनाइज किया है। जब इनको झटके पे झटका लगेगा, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अभी झटका दिया स्मृति ईरानी को बुला करके। हाँ। अभी 14 तारीख को मोदी जी जब ताल ठोक करके वो आबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करेंगे, बुत परस्ती का उद्घाटन करेंगे लैंड ऑफ नॉन बुत परस्ती में, तो उनकी छाती में भी और जला मूंग दले जाएंगे। लेकिन अभी तो एक बात सदमा है, तो लगने दीजिए। अभी तो उनको बस ये बता करके उनको बताया हुआ है कि वो देखो ये तो ऐसे होते हैं, इनका देखो हम लोग इनके ऊपर कब्जा कर लिए थे, अगर इनके में दम होता तो ये जीत जाते। इस टाइप के छिछोरे आर्गुमेंट देख के उन लोगों को बताया हुआ है। अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, अवेयरनेस तो पाकिस्तान में अब आ रही है, थोड़ा सोशल मीडिया है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो जो जिन डिक्टेटरों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, अब उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो आर्मी वगैरह है, जो ये कंट्रोल करते हैं, ये लोग कभी इंटरनेट बैन कर देते हैं, तो इंटरनेट बैन करने से तो नहीं होता। और हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि क्या अब इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान को ये उसी तरह से दोबारा कभी ले आएंगे, या इमरान खान की राजनीति का अंत हो चुका है? अंत हो चुका है। 72 खेल खत्म हो चुका है। पीटीआई को तहस नहस कर दिया। अब इमरान खान को 2-2 मैटर में 10 साल की सजा हो गई। इमरान खान को 10 साल तक चुनाव न लड़ने की सजा हो गई। इमरान खान को अब अगर कोई मिरेकल हो जाए, इफ देयर इज सम मिरेकल की जैसे ये फिर से नवाज शरीफ के साथ इनका फड्डा हो जाए, ये पीएमएल नून के साथ, और उनको फिर से कोई और लाना पड़े, वो इमरान खान को लेके आएंगे, आई डोंट नो। देखिए, जब तक ये ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, इतने आपस में जिसे समझ लिए जेलसी है। अरे इंसानों के बीच में जेलसी होता है, हमारे आप में जेलसी होता है। एक यूट्यूबर बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तो हमें भी आपको जेलसी होता है, यार मेरा तो यार 1,000 लोग देख रहे हैं, सामने वाले का यार 1 लाख दे रहे हैं, पता नहीं क्या चलता है, हम तो उससे अच्छा बनाते हैं वीडियो। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, वहां भी होगा ये बात। दिक्कत यह है कि वहां इंस्टीट्यूशन को बिल्ड ही नहीं होने देते। वो तो अगर प्रधानमंत्री का पोजीशन ही स्ट्रांग होता तो प्रधानमंत्री साला कोई भी बनता। वहां प्रधानमंत्री का पोजीशन स्ट्रांग ही नहीं है। कौन प्रधानमंत्री है इससे मैटर कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये कि ये जो हो रहा है, पीटीआई इज डन एंड डस्टेड। पीटीआई इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। बुशरा को उन्होंने जेल में डाल दिया। इमरान खान को 2-2 मैटर्स में 10-10 साल की सेल की सजा हो गई। उनके चुनाव लड़ने पे वो हो गई। मैंने सुना सर पीटीआई को भी बैन कर दिया था। उनके साथ जो उनके वो थे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स महमूद कुरैशी, उनको डाल दिया में। अब आपको क्या चाहिए? एवरीवन इज इन कूलिंग देयर हील्स इन द जेल बाबा। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से मैं जेल में प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई लोगों को जेल में भेज रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे जैसे दिल्ली कैबिनेट तो जेल से ही चल रही है ना। इवन एक समय महाराष्ट्र की आधी कैबिनेट जेल पहुंच गई थी। वहां पे एक बात बताएं, जेल में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ वगैरह, ये सब चोर है। देखिए, ये आया वहां से 4 साल बाद लंदन से, और आके सीधे इसकी, अब कल तक जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री था और बाजवा था, तब तक इसके सारे केस बने हुए थे। आज सारे केस इससे हटा दिए गए, सब बरी कर दिया गया इसको। कल को कोई और आएगा, कल को इमरान खान आएगा, लौट के मान लिया जाए कोई और आएगा, तो वो उस दूसरे के खिलाफ केस बनवाएगा। यह सिलसिला वहां चलता रहता है। जाली अदालतें हैं, फौज का एक्सटेंशन है, अदालतें नहीं है वो, फौज का एक्सटेंशन है। तो वो जो फैसला चाहते हैं वो करवा लेते हैं, वरना तो वहां जज भी फारिग कर दिए जाते हैं सर। वहां है क्या फिर? नहीं, मैं तो करप्शन तो देखिए हर जगह पे है। आदमी करप्ट बाय नेचर होता है। इंडिया के पॉलिटिशियंस कोई दूध के धुले में नहीं मानता। करप्शन हर जगह हो रहा है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है, वो उनका जो आइडिया ऑफ करप्शन है, करप्शन से जो वो काम करते हैं, वो बड़ा भयानक है। करप्शन तो देखिए पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है पांडे साहब। हम भी करप्ट है, आप भी करप्ट है, सब करप्ट है। कौन किस तरीके का करप्ट कर रहा है, बस वो है। आप करप्ट पैसे के लिए कर रहे हो, कोई करप्ट किसी और चीज के लिए है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उनका समाज झूठ पे बेसिस है। पाकिस्तान की समस्या यह है कि वो नफरत पे बेसिस है। उनका करप्शन भारत को बर्बाद करने के लिए है। हिंदू नफरत इतनी डीएनए में घुस चुकी है, वो दिक्कत का घर है। खैर, चलिए सर, आपकी बात भी सही है जी।
फिलहाल देखते हैं अब पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद क्या होता है। इलेक्शन बल्कि नहीं, मैं तो सिलेक्शन कह रहा था आपसे। तो सिलेक्शन के बाद अब सिलेक्टेड तो इलेक्शन वहां को है ही select- नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सिलेक्टेड है, तो फिर वो आएंगे और उसके बाद क्या होगा पाकिस्तान में, फिर वो कितना कर पाते हैं, जितने लंबे चौड़े वो वादे कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कुछ वहां पर कोई फर्दर कुछ वहां काम हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, हमने बात की, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद सर। वंदे मातरम।